अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक और मैं हूं राना अली जुहेब। नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान में रहकर हमें ये लगता है कि बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल करना बहुत आसान है, या यूँ कह लीजिए कि हम ये समझते हैं कि विज़िट वीज़ा मिलते ही हम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो हमारा जो स्वागत है वो डॉलर्स या यूरो में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तानी स्टूडेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा पर जर्मनी गई और वहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद अब वो वहाँ पर मुकम्मल एक जॉब भी कर रही हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जर्मनी में हम किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम एडमिशन दे सकते हैं और तालीम के दौरान हम कैसे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उनसे ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तानी तालिब इल्म कौन से प्रोग्राम्स में जर्मनी में एडमिशन लेना चाहिए उनको और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करना चाहिए। क्या जर्मनी में स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटी मौजूद है, अगर है तो किन लोगों के लिए है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज इकरा अब्बास मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इकरा आपके टाइम का। अच्छा, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जर्मनी का जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो तालीम वहाँ पे वो फ्री है या हमें कुछ उसकी पेमेंट करना पड़ती है? बेसिकली जर्मनी में एजुकेशन तो फ्री है, वहाँ टोटल फ्री है। जी, टोटल फ्री है। यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भी इवन फ्री है। हर स्टेट में 2 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और वो आपको अकोमोडेट कर रही होती हैं फ्री एजुकेशन। प्राइवेट भी हैं, लेकिन लोग प्राइवेट की तरफ नहीं जाते क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के रैंक्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। तो लोग बैचलर्स या फिर मास्टर्स करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आते हैं। और सेकंड चीज़, ये जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में एक प्लस चीज़ जो पाकिस्तान में अभी तक बहुत कम है वो है आउसबिल्डिंग। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते या जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो 3 साल का जैसे डिप्लोमा होता है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर लेता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स। और मोस्टली वो अपने उनके नेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं जो वहाँ के हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन फ्री है। 1-2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 1500 यूरो फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट से चार्ज की जाती है। तो 1500 यूरो ईयरली या सेमेस्टर वाइज? पर सेमेस्टर। वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज है? जी जी बिल्कुल। थ्रू आउट जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें। अच्छा, ये बताएं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, लाइक मैं जर्मनी में स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो मेरे लिए एडमिशन लेना वहाँ पे मेरे लिए आसान होगा। और दूसरे नंबर पे क्या मुझे भी वहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस पे करना पड़ेगी या मुझे फ्री तालीम मिलेगी? जी, जैसे मैंने भी मेंशन किया कि मोस्टली तो फ्री है वहाँ पे, सिवाय 1-2 स्टेट्स के आपको कहीं पे फीस नहीं मिलेगी। वो अपनी हर स्टेट का अपना रूल होता है। खैर, अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं जर्मनी में तो अपने लिए सबसे पहले यही है कि आप यूनिवर्सिटी सर्च करें। और उसके लिए एक वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, दाद के नाम से है। वहाँ पे आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स सर्च करें और अपने लिए डिग्री ढूंढें अपने इंटरेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली मीडिया की जितनी भी वहाँ पे डिग्रीज़ हैं वो मोस्टली पेड हैं। आपको मीडिया की बहुत कम डिग्रीज मिलेंगी जो अनपेड हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट मीडिया से रिलेटेड है, लाइक मैथ कम्युनिकेशन से हैं, कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, चाहे कोई भी मीडियम है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर वो मीडिया का स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ना चाहे जर्मनी में तो वो पेड है, वो फ्री नहीं है? नहीं, फ्री है लेकिन मोस्टली पेड है। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी मेंशन कर देती हूँ। TU इल्मेनाउ है, होक्सले दामस्टड है और ब्रेमन यूनिवर्सिटेट है। इन यूनिवर्सिटीज़ को आप रिसर्च करें, इनमें मीडिया के जितने भी प्रोग्राम्स मिलेंगे वो आपको फ्री मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब पेड है, लेकिन मोस्टली MBA और मीडिया पेड मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा, फिल्म प्रोडक्शन, इस तरह के प्रोग्राम्स पेड हैं। तो फ्री क्या है? फ्री इंजीनियरिंग्स के इतनी सब्जेक्ट्स फ्री हैं, CS के इतने सब्जेक्ट्स फ्री हैं। उसके अलावा मतलब कि जो फील्ड आप करना चाहते हैं, एविएशन, बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हैं वो फ्री है। और इतनी उन्होंने आगे से कैटेगरीज निकाल दी हुई हैं अपने प्रोग्राम्स की कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इसमें स्पेशलाइजेशन करें, तो विच इज़ वेरी नाइस आई थिंक। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपको
सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी प्रोफाइल को मैच करना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यही क्वेश्चन मेरा आपसे मैं भी करने वाला था कि हमने यूनिवर्सिटी भी ढूंढ ली, उनमें हमने अपना प्रोग्राम भी सर्च कर लिया कि जी हमें इस प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए जी। अब आ जाते हैं उन रिक्वायरमेंट्स की तरफ कि यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल के मुताबिक हम अपनी प्रोफाइल को किस तरह से मैच करें, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि आप तो क्योंकि जर्मनी में हैं। जी देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी रिक्वायरमेंट सेम है हर यूनिवर्सिटी की, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। मैं बताती हूँ हर यूनिवर्सिटी की ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लाजमी मेंशन होंगी, तो आप वो देखें। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो सब यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं वो होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए आपकी बैचलर्स की अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, और अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है, आपने कोई जॉब की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसकी कोई कहते हैं ना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। प्लस अपने प्रोफेसर्स से आपने 2 रेफरेंस लेटर्स लेने हैं यूनिवर्सिटी से जो आपको रिकमेंड करें इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आपकी सीवी जर्मन फॉर्मेट में उसके स्टाइल में बनी होनी चाहिए, यूरोपास कहते हैं उसको। बस बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग के लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसमें आप जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट क्यों है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप यही यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। 1-2 पेजेस का आपने पूरा एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है जिनमें आपने उनको अपनी करंट प्रोफाइल से लेके अपने फ्यूचर गोल्स डिफ़ाइन करने हैं कि हाँ, और ये भी डिफ़ाइन करना है कि क्यों ये यूनिवर्सिटी। तो ये रिक्वायरमेंट है बस बेसिकली। मतलब कि आपको एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो लास्ट डिग्री आपकी होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे किया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपने किया कि आपकी मुतलका यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पास आउट किया है वो आपको 2 रेफरेंस लेटर दें। मुझे पास आउट हुए 3 साल हो गए, अब मेरी यूनिवर्सिटी मुझे क्यों रिकमेंड करेगी? लेकिन अगर आपके पास प्रोफेसर्स हैं, किसी को आप जानते हैं, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर दें। डजेंट मैटर कि अगर वो प्रोफेसर ने छोड़ दी है यूनिवर्सिटी, बस उनका कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए जर्मनी की यूनिवर्सिटी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए अगर उन प्रोफेसर साहब से या प्रोफेसर साहिबा से कांटेक्ट करते हैं तो वो बताएं कि ये स्टूडेंट मेरे जी पढ़ा हुआ है और इसका ये मामला। अच्छा, ये बताइए कि एडमिशन हमें मिल गया, एडमिशन से मुराद ये कि यूनिवर्सिटी ने कह दिया जी ठीक है, हमें आप एक्सेप्टेबल हैं, आप आएँ। अब उसके बाद अगला प्रोसेस जी, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाने से पहले ना मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। जर्मनी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके क्रेडिट आवर्स प्लस आपकी कोर्स का मैच करना। आपका CGPA कुछ लोग कहते हैं कि हमारा CGPA बहुत अच्छा है, हमारा तो एडमिशन हो जाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपका CGPA कितना अच्छा है कितना लो है। मैटर क्या करता है कि आपकी प्रोफाइल, आपके कोर्स बिल्कुल एग्जैक्ट वही होने चाहिए जो आप नेक्स्ट डिग्री में पढ़ने जा रहे हैं। समटाइम जैसे यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट मीडिया पढ़ा, जी मास्टर्स मैंने प्रिंट मीडिया में कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है वहाँ से, अब चूँकि डिजिटल ज़माना जा रहा है, मेरी पीछे स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में तो प्रिंट मीडिया में है या PR में है, पब्लिक उसमें रिलेशंस में है, लेकिन मैं डिजिटल मीडिया पढ़ना चाह रहा हूँ। तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मैच कर रही है फील्ड। मैं अभी उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो फील्ड ही चेंज करना चाहते हैं ना। आई मीन अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस किया है या कोई MBA है, मैंने मीडिया पढ़ना है। जी, तो ये चीज़ होती है। और या फिर अगर कोई एक टेलीकॉम का बंदा है या वो कहता है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि ना करें। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी फील्ड की डिग्री ढूंढें जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया हो कि यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ तक कहती हैं कि भाई आपने इतने क्रेडिट पॉइंट्स इस सब्जेक्ट में पढ़े होने चाहिए। ठीक, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज भी कहता है। बिल्कुल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो स्टक हैं इस चीज़ पे कि अगर आपने इन सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट आवर्स नहीं पढ़े देन प्लीज़ डोंट अप्लाई। तो यहाँ पे आके हम लोग फिर मात खा जाते हैं। हम लोग इतना बॉदर नहीं करते, बस कहते हैं ना कि आंख बंद करके एप्लीकेशन डालते जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को रिजेक्शंस भी मिलती हैं। तो यही मैं अभी तक मैं जो समझा हूँ कि हमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। जी। उसके बाद हमें अपनी जिस फील्ड में हमने लास्ट हमारी डिग्री है उसी फील्ड को सिलेक्ट करना है। जी, अगर हमें एडमिशन जर्मनी में चाहिए,
उसके बाद हमारा कवर लेटर जिसको हम बोलते हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम यूनिवर्सिटी को ये बता सकें कि जी ये चीजें। इसके बाद हम आ जाते हैं अब एडमिशन फीस की तरफ। आप ये बताइए कि जर्मनी में अगर वो हमें कहते हैं जी ठीक है जी आपकी पर सेमेस्टर फीस है 1000 यूरो या $1000 या 1500 यूरो, अब मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ? आपको ज़रूरत ही नहीं है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की। मैंने जैसे मेंशन किया कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ्री कहाँ से ले सकता हूँ ये बताइए मुझे। दाद से यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे आप, बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट में आप मेंशन करें, लाइक उनके जो चेकलिस्ट होती है जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो मेंशन करें कि नो फी यूनिवर्सिटीज़, तो आपको वो जब आएंगे रिजल्ट्स तो वो नो फी वाले होंगे। एक स्टेट जो भी मेरे जहन में आ रही है बादन-वुर्टनबर्ग, इसमें आपको फ़ीस मिलेगी 1500 यूरो। ये स्टुटगार्ट और इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं ये बादन-वुर्टनबर्ग में आता है, तो उस स्टेट ने फ़ीस रखी है इंटरनेशनल के लिए, लेकिन बाकी स्टेट्स में बिल्कुल फ्री है। अभी मैं सुन रही हूँ कि जो म्यूनिख वाली एरिया है, बवेरिया जो है स्टेट है, उसमें भी वो लोग स्टार्ट कर दें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टिल जर्मनी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप फ्री वाली में अप्लाई करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है 1500 यूरो या 1000 यूरो देने की, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। अच्छा, फ्री वाली में हमें सर्च करने के लिए आपने सबसे पहला तो बताया कि आप डार्ट वो जो वेबसाइट है वो विजिट करें जी, उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट डालें या यूनिवर्सिटी आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डालें, आपको बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो हमें फीस जो है वो फी माफ कर रहे हैं यानी कि फ्री है, हम हमारा एडमिशन हो गया, उन्होंने हमें ऑफर लेटर दे दिया, अब नेक्स्ट हम क्या करें? नेक्स्ट प्रोसेस एम्बेसी जी, वीज़ा की तरफ आ जाते हैं। फिर आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है जैसे आपने यूनिवर्सिटी की पूरी की है फॉर श्योर। और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ है कि आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए जिसमें 11,200 यूरोज होने चाहिए आपके पास। ब्लॉक्ड अकाउंट जी, ये अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है ये एम्बेसी की है जी, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इवन के यूएसए और जहाँ से भी स्टूडेंट्स आते हैं इंटरनेशनल, उन सब के लिए ये रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर आपको जर्मनी स्टडी वीज़ा नहीं देगा। क्लियर कीजिए कि ये ब्लॉक अकाउंट है, क्या चीज़ है? ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, जर्मनी में इस टाइम पे 2 बैंक्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कोरैकल है और एक फिनटिबा है। आपने जाना है उनकी वेबसाइट पे, लॉगिन करना है, अपना अकाउंट बनाना। जी बिल्कुल, आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। आपने ओपन कर लिया, फिर वो आपसे आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे कि हाँ जी ये बंदा रियल है, जिसने अकाउंट खोला है ये वो पासपोर्ट वाला ही है या नहीं। वो एक प्रोसेस होता है, बहुत ईजी है, वो आपको ईमेल के थ्रू सब बता देते हैं। उसके बाद आपको वो कंफर्म कर देंगे कि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है, और फिर आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि 11,200 यूरोज आपने ट्रांसफ़र करने हैं। डॉक्यूमेंट कैसे साइन करेंगे? वो साइन करेंगे विया ईमेल आपको ना। अच्छा, ईमेल के जरिए आपको बताएंगे जी ठीक है। और फिर आपने वो आपको एक IBN नंबर देंगे, आपके अकाउंट का नंबर। तो देन आपने पाकिस्तान से पैसे, डिफरेंट वेज़ हैं, आप कुछ बैंक्स भी ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दें। अगर कोई बैंक में नहीं जाना चाहता तो वेस्टर्न यूनियन है, वो कर देते हैं आपके पैसे ट्रांसफ़र। तो आपने अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और फिर राइट आफ्टर 2 और 3 डेज़ आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि जी आपके पैसे हमारे पास पहुंच चुके हैं और ब्लॉक्ड हैं। ब्लॉक्ड क्यों हैं? क्योंकि आप वहाँ नहीं है ना, आपके पैसे कोई भी नहीं निकाल सकता, आप खुद ही निकाल सकते हैं। आप जाएंगे तो आप उसको अनब्लॉक करेंगे, वरना आपके अलावा उसको कोई ओपन नहीं कर सकता। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तभी नहीं जाएंगे ना, तो फिर आपको अपने वीज़ा रिजेक्शन की उनको ईमेल करनी पड़ेगी और पेमेंट वापस ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, जहां आप कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है कि ब्लॉक्ड अकाउंट की ये तो बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। 1,000 और 12,000 यूरो, और आज ये तकरीबन पाकिस्तानी को 30 लाख के करीब, हाँ 25-22 यूरो का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जी, एक लमसम अमाउंट 30 लाख जी। अब 30 लाख मेरे पास हो तो मैं जर्मनी क्यों जाऊँ? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अगर पहले तो जब मैं एक फ्री एजुकेशन ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास 1500 यूरो फीस, सेमेस्टर फीस देने के पैसे नहीं है, तो मैं ये 30 लाख जो ब्लॉक्ड अकाउंट में रखवाने हैं, मैं ये कहाँ से लेके आऊँ? देखिए, इसका वे क्या है? हमें ये तरीका बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो किस तरीके से इस सर्विस को यानी कि इजीली हैंडल कर सकें।
अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे बैठा है और वो आपको एग्री है आपको स्पॉन्सर करने के लिए आपको जी। मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त ऐसा नहीं, दोस्त नहीं कर सकता आई गेस, क्योंकि वो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी ना आपकी। ठीक है। आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए जो वहाँ पे जर्मनी में हो। वो वहाँ पे काम कर रहा हो, जी जी, रेजिडेंट हो, वहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहा हो। फुल टाइम जॉब होना चाहिए, यानी कि आई मीन अगर मेरा भाई है वहाँ पे और वो भी स्टूडेंट है, हाँ जी, तो मैं उसकी बेस पे अप्लाई नहीं, वो खुद स्टूडेंट है ना, तो प्रोफाइल वीक है। मेरा रिलेटिव वहाँ पे होना चाहिए जी, फुल टाइम जॉब होल्डर होना चाहिए जी, और परमानेंट होना ना होना डजंट मैटर, लेकिन फुल टाइम होना चाहिए जी, और वो मुझे स्पॉन्सर करे जी कि जी ये आ रहा है, इसके ये जो ब्लॉक अकाउंट वाला ये जो मामला हैं ये मैं हैंडल करूंगा, देन आप इस वाली ऑप्शन से बाहर निकल जी जी, बिल्कुल आप इजी हो जाते हैं, बिल्कुल। और ये उसने कंफर्मेशन एम्बेसी को देनी है जी, उसने आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, अपनी तरफ से एक वो लेटर लिख के देना है, और अपनी जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्बेसी को देना है, और शो करना है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ अपने रिलेटिव को सपोर्ट करने के लिए उसकी एजुकेशन के दौरान, तो आपका वीज़ा लगता है। अच्छा, ये जो अभी हम जा रहे हैं फ्री एजुकेशन पे, तो फिर सपोर्ट किस चीज़ की? सपोर्ट वहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि आप आ तो रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आप कैसे वहाँ पे सरवाइव करेंगे ना 2 साल कैसे। अब आपका वीज़ा जो है ना स्टडी का, यही समझा जाता है कि 2 साल का होगा, लेकिन ये उनकी अच्छाई है कि वो आपसे 1 साल के पैसे मंगवा रहे हैं अदरवाइज वो 2 साल की डिमांड कर जी डिमांड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम है वो यहाँ पे जर्मनी देता है पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट को, पर अनफॉर्चुनेटली इसको हम कहते हैं कि स्किप नहीं कर सकते, इसके बगैर वीज़ा नहीं मिलता। और सेकंड चीज़ ये कि देखें, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जो लोग यूके जा रहे हैं, वो लोग इतनी ज़्यादा अमाउंट की फीसेस पे कर रहे हैं। एटलीस्ट जर्मनी में आपको ये सुकून है, आप मेंटली रिलैक्स हैं कि आपने फ़ी पे नहीं करनी। आप 80 आवर्स जॉब करते हैं पर मंथ 80 आवर्स, और आई थिंक ये डेली के कितने बनते हैं? 2.5 आवर्स आई गेस जी। तो आपको 80 आवर्स पर मंथ आपको अलाउड होते हैं, आप वर्क करते हैं। उसके अलावा जो मिनिमम वेज रेट है वो है 12 यूरोज़ आपको 1 आवर के मिलते हैं जी। तो आप अपना लिविंग तो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आपको पता है कि जी मैंने जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं उनको सेव करना है, अपनी फैमिली को वापस भेजने हैं, देन विद इन 2 और 3 मंथ्स आप अपनी जॉब स्टार्ट कर दें और जॉब शुरू कर दें, डजेंट मैटर, वहाँ पे सब कर रहे होते हैं। तो आप अपने पैसे सेव करें, देन आप पाकिस्तान भेज सकते हैं वापस। मे भी कुछ लोग मैं जानती हूँ इन पर्सन, वो लोन लेके आए थे और उन्होंने विद इन 6 मंथ्स, विद इन ईयर्स उन्होंने अपना सारा लोन वापस कर दिया, क्योंकि वहाँ पे लिविंग आप खुद मैनेज कर सकते हैं, फ़ीस आपने देनी नहीं है, तो फिर आप वो ब्लॉक अकाउंट के पैसे वापस कर सकते हैं। लेकिन यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी जहाँ आपने फ़ीस देनी है, आप मेंटली रिलैक्स नहीं है, आपने अपनी फ़ीस देनी है, अपना लिविंग के लिए करना है, तो इस लिहाज से जर्मनी बहुत बेहतर है। अच्छा, ये एक बात ज़रा कंफर्म कीजिए कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग वहाँ पे जाते हैं, क्या वो उतनी देर ही सिर्फ वहाँ पे स्टे कर सकते हैं जितनी देर उनका वीज़ा है, या उनके कुछ चांसेस हैं कि वो आगे अगर उनको एजुकेशन के दौरान उनको कहीं पे जॉब ऑफर हो जाती है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ एक कि अगर आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, जॉब सर्च करना शुरू कर दें। अगर आपको फुल टाइम जॉब किसी कंपनी से ऑफ़र हो जाती है तो अपने जो भी होर्डे है, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसको लिखें ईमेल कि मुझे मेरे बैचलर्स की बेस पे जॉब ऑफ़र हुई है और मैं उसको एक्सेप्ट। बैचलर मींस जो पाकिस्तान से जी जो आपने वहाँ से क्वालिफिकेशन ली है वो स्किप हो जाएगी। वो क्यों स्किप हो? क्योंकि अभी आपको कंप्लीट नहीं है ना वो। अच्छा, ड्यूरिंग द स्टडी? जी ड्यूरिंग द स्टडी। लेकिन मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए गए, आपने मास्टर्स कंप्लीट किया, आफ्टर फ्यू डेज 10 to 15 और आफ्टर 1 मंथ आप एक जॉब जो है वो परमानेंट जॉब, वहाँ पे फुल टाइम जॉब लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप वहाँ ये फैसिलिटी है, क्या आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, यहाँ से अप्लाई करके जाना पड़ेगा? नहीं। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो मतलब आप बहुत सिक्योर हैं। ठीक है। लाजमी नहीं है, किसी ने आपके गन पॉइंट पे नहीं कहा कि 2 साल की डिग्री 2 साल में ख़त्म करनी है। अच्छा। ये बिल्कुल वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। मतलब आप पाकिस्तानी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।
कि आप ये सेमेस्टर ड्रॉप कर हाँ फेल हो जी। जाएं ताकि आप नहीं, फेल आप एग्जाम्स ना दें ना, आप अच्छा, एग्जाम्स ना दें, अपीयर ना हो, और बस यूनिवर्सिटी में इनरोल रहें और एग्ज़ाम्स ना दें, क्लासेस ना लें। देखिए जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में ये है कि आपने एजुकेशन लेनी है तो अपने लिए लेनी है, उनके लिए नहीं लेनी। अगर मैंने कोई कोर्सेज उठाए हैं तो मुझे ये पता है कि मैंने अपने लिए पढ़ना है, उनके लिए नहीं पढ़ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी जॉब नहीं मिल पा रही या आप वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी डिग्री को थोड़ा सा ग्रैब कर ले, 4 साल कर ले, 5 साल कर ले। लेकिन मैं ये ऑप्शन है। हाँ जी, ऑप्शन है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करती कि जब आप ये आपके पास को कुछ चारा नजर नहीं आ रहा जी जी, आपके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं, आप अभी स्टेबल नहीं हो गए हैं, वहाँ पे कोई आप जॉब सर्च करने में कामयाब नहीं हुए हैं जी, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज मैक्सिमम आप 5 साल तक अपनी डिग्री को होल्ड पे रख सकते हैं जर्मनी में जी, है उसको 5 साल तक लेके जा जी जी बिल्कुल। और जैसे जैसे ये डिग्री आपकी ग्रैब होगी वैसे वीजा भी एक्सटेंड जी जी, आप स्टूडेंट वीज़ा पे रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जर्मनी क्या फुल फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता है? बिल्कुल करता है। फुल फंडेड से मुराद ये है जी, कि जी। इसमें ये ब्लॉक वाली सारी ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल करता है। सबसे पहले बैचलर्स की बात करती हूँ तो बैचलर्स की ऐसी कोई स्कॉलरशिप जर्मनी ऑफर नहीं करता। फुल फंडेड जी जी, मास्टर्स की करता है। कौन से प्रोग्राम्स में मास्टर? देखिए किसी भी प्रोग्राम में ओपन है वो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल ये होनी चाहिए कि आपका CGPA बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपका 95%, 95%, 99, 90%, 95%, 90 to 95% जी 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 आपके होने चाहिए। जो 70-80 वाले हैं वो तो बेचारे सोचे ही ना इस बारे में। प्लस आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लाइक क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा होता है ये दाद ही कर रहा होता है, जिस वेबसाइट का मैंने नाम बताया था ना, वही ऑफर करता है आपको। उसके लिए यही कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी थोड़े से होने चाहिए उसके अलावा आपकी कुछ पब्लिकेशंस हों, किसी भी फील्ड में आपने कुछ राइटिंग की हो या कोई कुछ भी किया हो आप, करिकुलर एक्टिविटी जी जी कुछ भी आपने, लेकिन बट वो रिलेटेड टू योर फील्ड होनी चाहिए, तो वो आपको फुली फंडेड फिर ऑफर करता है दादो आप। अच्छा, इसके साथ उसके अंदर प्लस जब आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है देन वो आपको मंथली पे भी करते हैं। कितना पे करते हैं? राउंड अबाउट, आई एम नॉट श्योर, लाइक राउंड अबाउट 850 to 900 यूरोज वो आपको पे करते हैं पर मंथ। अच्छा। कि आपका लिविंग उसमें निकल जाए। तो लेकिन मास्टर्स के लिए बहुत कम है ये स्कॉलरशिप्स, PhD वालों के लिए थोड़ी ज़्यादा है। PhD हाँ जी, करना चाहता है जर्मनी में फुल फंडेड स्कॉलरशिप, तो उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ जी, चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा वो आपको मंथली स्टाइपेंड भी पे करेंगे और आपको यहाँ से वीज़ा प्रोसेस बहुत जल्दी आपका होगा और आपको प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी हर चीज़ में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर किसी का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो वो इस तरफ भी जा सकता है। अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्ड की आपने बात की। फॉर एग्जांपल मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे मास्टर्स में 75% है, MPhil में मैं 95% ले लेता हूँ। एक एग्जांपल है। काउंट किसको किया जाएगा, लास्ट डिग्री को या थ्रू आउट प्रोफाइल को? और हाँ जी, इंटरमीडिएट से स्टार्ट होंगे? नहीं, बैचलर्स। अच्छा, बैचलर से। अगर एक बच्चे के बैचलर में 50% मार्क्स है, मास्टर्स में वो 75% ले लेते हैं, MPhil में वो 90% पे चला जाता है, तो फिर इन चारों डिग्रीज को कंपाइल करके तो उसका एवरेज निकाली जाएगी। बिल्कुल एवरेज निकाली जाएगी। प्लस आपके देखिए आपके हर चीज़ को पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपके CGPA को पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपकी लैंग्वेज को पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं आप उनको पॉइंट किया जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को जब वो सम अप करेंगे तो फिर अगर उनके पॉइंट्स के नहीं उनका एक क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल के उनका क्राइटेरिया है कि जिसके 70 पॉइंट्स आ जाते हैं उसको हम ऑफर कर देंगे। तो आपके सारे जो पॉइंट्स हैं उनको वो कलेक्ट करेंगे, सम करेंगे, अगर 70 हो गए तो आपको दे देंगे ऑफर लेटर। ऐसी कोई हमारे पास ऑप्शन है? फॉर एग्जांपल मेरे एकेडमिक तो इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत शार्प हूँ। लाइक मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं MPhil स्कॉलर हूँ, लेकिन मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स मैंने कुछ 4-5 लिखे हुए हैं, मेरा मीडिया से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा है। तो क्या
उस सूरत में कोई लीनियंसी किसी किस्म की या कुछ ऐसा कि अच्छा चले जी एकेडमिकली तो ये बंदा थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसको प्रेफर करना चाहिए या कुछ इस तरह, तो क्या ऐसी भी ऑप्शन है? देखिए फिर भी स्टिल मेरा आंसर वही सेम रहेगा कि अगर आपके पॉइंट्स किसी पे भी कम है ना, क्राइटेरिया पे नो कॉम्प्रोमाइज। जी, क्राइटेरिया पे नो कॉम्प्रोमाइज। हमें अगर लेकिन यू कैन ट्राई। देखें अगर हम ट्राई किए बगैर ही ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से वो भी फेयर नहीं है। लैंग्वेज बैरियर जो है वहाँ पे जर्मनी के अंदर वो कितना मैटर करता है इस चीज़ को लेके, खासतौर पर स्टडी को लेके, जॉब को लेके? लेकिन जो भी स्टडी वीज़ा पे जाता है उसका एक तो एम होता नहीं है, पढ़ने तो वो जाता नहीं, सिंपल इज दैट। पाकिस्तानी पढ़ने तो नहीं जाते, जी जी बिल्कुल, ये हमें भी पता है। उनका मकसद ही होता है वहाँ पे सेटल होना। जी। तो अगर उन्होंने आइट्स नहीं किया या उन्होंने कोई इधर उधर से भाग भूग के कर भी लिया, तो क्या जर्मन लैंग्वेज पे अबूर होना या जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए या कुछ इस तरह के मामला? डिपेंड्स ऑन योर फील्ड कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मीडिया में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप जर्मन लैंग्वेज। जी, 20% आपको मिल जाएंगे जॉब इंग्लिश लैंग्वेज में, 80% आपको जर्मन लैंग्वेज में ही मिलेगी। और जब तक आपको हाँ जी वहाँ पे जो आप करते हैं, आई मीन स्टडी के साथ जो जॉब करते हैं, तो परसेंटेज क्या है कि जो जॉब वाली चीज़ें हैं, लाइक शॉप है, कोई कुछ भी है जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो वहाँ पे प्रेफर किस बंदे को किया जाता है या किस बंदी को किया? देखिए अगर आपको बिल्कुल जर्मन नहीं आती और आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं है ना, फिर आपके पास वही रेस्टोरेंट्स और ये वेयर हाउसेस इन्हीं की जॉब्स रहती हैं और दे डोंट नीड योर जर्मन लैंग्वेज। तो अब उनको कम्युनिकेट करने, उनको बस आप यही है कि खाना सर्व करना है, वो आपको इस इशारों से समझा देंगे। तो बस, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, लाइक अगर आप आईटी की बड़ी अच्छी स्किल्स हैं या मीडिया की बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस तरफ जाएं। आप डायरेक्ट कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स के लिए, और वर्किंग स्टूडेंट एक पोजीशन होती है जर्मनी में जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन मिलता सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को है, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बट स्टिल यू वांट टू अर्न, देन आप चाहे रेस्टोरेंट्स की तरफ, सुपरमार्केट्स की तरफ, वेयर हाउसेस की तरफ, वहाँ पे सब इक्वल है। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब हमें अप्लाई करना पड़ता है या हमें अगर एडमिशन मिल जाता है, तो ये जो टिकट के पैसे वगैरह खर्चा सारा हमें खुद करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ऑब्वियस ही बात है। यूनिवर्सिटी सिर्फ हमें तालीम देगी फ्री जर्मनी के अंदर। जी, आपको रहना भी खुद अपने खर्चे पे है, खाना पीना भी खर्चा आपका अपना है, और इसके अलावा जो ब्लॉग वाली एक सीन है। अच्छा, ब्लॉग पे एक क्वेश्चन और है, अगर मेरा रिलेटिव है वो वहाँ का नेशनैलिटी होल्डर है, जर्मनी का नेशनैलिटी है, नेशनल है, लेकिन वो जर्मनी में रह नहीं रहा, वो पाकिस्तान में है, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लेकिन वो सिटीजन है जर्मनी का। मैंने आपको ये बताया कि सिटीजन होना मैटर नहीं करता। वहाँ पे जितने भी ओल्ड लोग आपको मिलेंगे, जर्मन गवर्नमेंट उनको पे कर रही है हर मंथ, तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा खुद तो अर्न कर ही रहा है, साथ ही साथ ये उसको भी मैनेज कर सकता है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शो करना है कि आप वहाँ पर रह सकते हैं, अपना लिविंग उठा सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशन आप देना चाहें जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, कि वो किन प्रोग्राम्स में उनको अप्लाई करना चाहिए आजकल वहाँ पे? क्योंकि देखें हम भी ये सोचते हैं, और हमारा भी बीइंग पाकिस्तानी, मैं भी अगर एक स्टूडेंट हूँ तो मैं भी यही सोचूंगा कि मैं वो वहाँ पे अप्लाई करूँ जहाँ पे मुझे पैसे ना देने पड़े। बिल्कुल। तो एक ऑप्शन तो हमारे सामने जर्मनी के लिए ये है, हमारे सामने एक आ गई है, ब्लॉग अकाउंट आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा चाहे आपको यूनिवर्सिटी फ्री एजुकेशन दे रही है, चाहे आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आपको इस अकाउंट में पेमेंट होगी तो ही आप, इसका मतलब है कि हमें अप्लाई करने से पहले इस चीज को अरेंज करना है कि हमें जो 12,000 यूरोज हैं वो कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल। अगर वो हमारे पास आते हैं तो फिर हमें यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहिए। अब आप जरा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई सजेस्ट कीजिए कि अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन से प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, किन यूनिवर्सिटीज को आपको प्रेफर करना चाहिए और किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स हैं।
सबसे पहला ये पॉइंट कि स्टूडेंट्स आइल्स से बहुत भागते हैं, प्लीज़ आइल्स से मत भागे, उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि जर्मनी में नो डाउट आपका आइल्स के बगैर एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन बट स्टिल वो कहते हैं ना कि जब आपके पास एक समुंदर है और आप आइल्स नहीं करते तो आपके पास वो समुंदर का एक कोना रह जाता है, तो उतने आपके पास फिर चांसेस हो जाते हैं, उतनी नैरो हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये चीज़ कि अपनी फील्ड को चेंज करने के बारे में ना सोचें, उसी फील्ड में जाएं। अगर आपने बैकएंड में CS किया है तो आप CS को ही आगे कंटिन्यू करें, मीडिया किया है मीडिया को कंटिन्यू करें। और इसके अलावा ये कि लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छे तरीके से लिखें, उनको अपने सारे इंटरेस्ट शो करें कि भाई हम क्यों यहाँ आना चाहते हैं। और ये आप लोग को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि कहीं आप जाके सेटल हो सकें तो इस टाइम जर्मनी आपके लिए एक, कहते हैं ना, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे अमेरिका को कहा जाता है वैसे आपके लिए है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी जर्मनी के बारे में कि इस साल 2022 में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है। काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं जर्मनी में, उनको वर्कर्स चाहिए लेकिन वो वर्कर्स उनको नहीं मिल रहे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स तो वही है ना जो एजुकेटेड, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ के सारा कुछ सीखा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो IT वाले हैं, जो इंजीनियर्स हैं या जो CS वाले हैं, उनके लिए तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। हाई सैलरी स्केल्स हैं इनके सबसे ज़्यादा जर्मनी में। अच्छा। इस टाइम। और कोई रेंज बताएं कितनी की हो सकती है? अगर मैं एक जो IT से कंप्यूटर साइंस का बंदा है उसकी कितनी सैलरी? एक IT का बंदा है जो सिर्फ IT सपोर्ट का काम कर रहा है, उसकी अगर मैं अगर स्टार्टिंग सैलरी बताऊं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस उसको थोड़ा प्रेशर है, तो 45,000 यूरो ईयरली उसकी सैलरी है। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है देन 60 to 65,000 यूरोज़ ईयरली। तो ये सिर्फ एक IT का है। देन आप फिर CS जो डेवलपर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनकी और ज़्यादा हाई हैं। कंपनीज़ आपको बहुत अच्छा पे करती हैं और एंड दे आर विलिंग टू टीच यू एज़ वेल, बहुत ओपन है। मुझे जो जर्मनी में रह के एक चीज़ सबसे पसंद आई है कि मैं जब वर्किंग स्टूडेंट जॉब की है मैंने, तब भी मेरी कंपनी ने मुझे सब सिखाया है, और जब मैं अब फुल टाइम एम्प्लॉयज़ गई हूँ तो स्टिल वो मुझे सिखा रहे हैं। तो दे आर ओपन टू टीच यू, और वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम भी, वो आपको पैसा भी दे रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डील आई थिंक। तो इस चीज़ को सीरियस होके सोचें। और एक और मैसेज के पाकिस्तान में बहुत सारे अब कंसल्टेंट्स शुरू हो चुके हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपको जर्मनी भेज देते हैं। आई थिंक कि अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ऑथेंटिक कंसल्टेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दे जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे, UK के लिए होंगे, आई डोंट नो अबाउट देम, बट जर्मनी के लिए अभी तक कोई भी नहीं है। प्रोसेस बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते दैन गो फॉर कंसल्टेंट, पर कंसल्टेंट वो जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दे, ना कि प्राइवेट में। मैं रिकमेंड ही नहीं करती ये चीज़। हाँ, तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरी तरफ से, फॉलो करें इन चीज़ों को। और लैंग्वेज बैरियर्स नो डाउट है जर्मनी में, सम टाइम स्टार्टिंग में बंदा फेडअप हो जाता है, लेकिन ये कोई ऐसा बैरियर नहीं है जिसको आप कवर अप नहीं कर सकते। अगर आपने इंग्लिश सीख ली है तो आई थिंक आप जर्मन भी सीख ही सकते हैं। बस ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया इकरा आपके टाइम का, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया, और हमने भी आप क्योंकि भी इन दिनों पाकिस्तान में हैं तो आपकी पाकिस्तान में मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बता रही हूँ कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाएं जर्मनी, लेकिन खुद से जाएं, कंसल्टेंट्स के पीछे मत भागे। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो कंसल्टेंट उनसे पैसे लेके गायब हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया। डेफिनेटली हमारे लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। और ये ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं जर्मनी में, ख़ास तौर पर हम बाकी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर मुल्क के अपने क्राइटेरिया होता है, अपने मामला होते हैं। तो जर्मनी में पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी इकरा साहिबा ने हमारे सामने रखे हैं, उनको फॉलो कीजिए। और बराए मेहरबानी
जाली किस्म के जो कंसल्टेंट्स हैं जो सिर्फ पैसे खाने के चक्करों में आपको गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उनसे बचिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।